नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू। विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर श्वेता सिंह जी, जो मकाऊ से हैं। हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित साक्षात्कार हैं, जो कविताओं, गजलों और लेखों के माध्यम से समाज की संवेदनाओं को स्वर देती हैं। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित हो चुकी श्वेता जी की कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी रचनाओं में स्त्री स्वाभिमान, सामाजिक यथार्थ और मानवीय भावनाओं की गहराई स्पष्ट झलकती है। वह एक सक्रिय साहित्यकार होने के साथ साथ युवाओं को प्रेरणा देने वाली सशक्त आवाज भी हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर श्वेता सिंह जी से। नमस्कार श्वेता जी। नमस्कार। नमस्कार। जी, नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल बढ़िया। तो चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लेखन की ओर आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? क्या कोई विशेष प्रेरणा रही इसके पीछे? लेखन की यात्रा मैं बताऊं तो बचपन से चल रही है मेरी। और इसकी प्रेरणा मेरे पिताजी हैं। उनका नाम उमाकांत सिंह है, तो मैंने अपना पेन नेम भी उमा रखा है। क्या उनके बात। आशीर्वाद से ही लिखने का एक हुनर जो है ना मुझ में आया। जी। सोचती रहती थी, थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, लेकिन उसको कैसे शब्दों में उतारना है वो जी। धीरे धीरे सीखा। क्या लेकिन बात। मैं बोलूंगी कलम और शब्द जो है मेरे दोस्त बचपन से रहे हैं, तो ये सिलसिला बचपन से चल रहा है। जी, बहुत सुंदर। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी गजलों में भावनाओं की गहराई और समाज की सच्चाई का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। तो आपको गजल लेखन की ओर किसने आकर्षित किया? कोई ऐसी कहानी जो आप हमें बता सकती हैं गजलों की ओर गजल आकर्षित? लेखन का मैं, जी बिल्कुल, जैसे मैं पहले तो कविताएं लिखती हूँ, अभी भी लिखती हूँ, वो भी बहुत दिल के करीब है। वो बिल्कुल एक होता है ना, जब आप कविता लिखते हो तो एक फ्लो होता है, आपको कोई बांध नहीं रहा, आप अल्हड़ नदी की तरह हर भाव को अपने मतलब शब्दों में बांधते रहते हो। लेकिन जब, और थोड़ी सिंगर भी हूँ तो गुनगुनाने का शौक था, तो जब मीटर का पता चला कि मीटर के अंदर रह के आप कैसे अपने भावनाओं को डाल सकते हैं, तो यहाँ चैलेंज था, तो मुझे चैलेंज हमेशा से पसंद आया है। तो मीटर को गुनगुना के फिर जब मैंने उस पर शब्दों को डालना शुरू किया, उनके भाव समझने शुरू किए, तो फिर जो चीज़ निकल के आई, तो मुझे वो जो मीटर वाली कहानी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और शुरू से मुझे थोड़ा उर्दू के अल्फाज, क्योंकि रेडियो से जुड़ी रही हूँ, स्टेज पे प्रोग्राम करती रही हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता था बोलना और अलग अलग शायरों के शेर मंच पे पढ़ना। तो वहां से शेर व शायरी का शौक शुरू हुआ, और जब से मीटर से दोस्ती हुई तो गजल मेरी निखरने लगी। क्या बात। आपकी सबसे पहली गजल कौन सी थी? मेरी पहली गजल, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, मुझे तो अब याद भी नहीं है। ये मैंने आई थिंक क्लास 9th में लिखा था, क्या बात। तो बहुत पुरानी बात है। जी। तो बहुत ही हल्की फुल्की सी थी गजल, अभी तो उसको अगर ढूंढना पड़ेगा निकालूंगी तो। कोई बात नहीं। बट तो ऐसी कोई जी, गजल जो आपको याद हो, जो आपके बहुत दिल के करीब हो? जी बिल्कुल, बहुत सारी गजलें हैं। जी। और एक तो अभी रिसेंटली लिखा है, हम्म। और कुछ इस तरह से है, अर्ज करती हूँ कि जी। ख्वाहिशों और तकाजों से परे होता है। हम्म। ख्वाहिशों और तकाजों से परे होता है, रूह का राब्ता जिस्मों से परे होता है। क्या बात। रूह का राब्ता जिस्मों से परे होता है। जी। कि क्या बताएं तुम्हें इश्क हकीकी क्या है। जी। क्या बताएं तुम्हें इश्क हकीकी क्या है। हम्म। खुद के ये होश व हवासों से परे होता है। जी। खुद के होश व हवासों से परे होता है। जी। और दिल लगी करना भला इश्क कहाँ होता है। दिल लगी करना भला इश्क कहाँ होता है। इश्क तो चांद सितारों से परे होता है। और हाँ। मक्ते का शेर है कि हम्म। उसको हम नज्म करे कैसे उमा गजलों में। उसको हम नज्म करे कैसे उमा गजलों में। हम्म। उसका एहसास जो लफ्जों से परे होता है। क्या बात। उसका एहसास जो लफ्जों से परे होता है। बहुत। ख्वाहिश और तकाजों से परे होता है। रूह का राब्ता जिस्मों से परे होता है। सही बात, सही बात है। रूह का राब्ता सचमुच में जिस्मों से परे होता है। तो मैं ये जानना चाहती थी कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो आपने बताया कि आप बिहार से हैं और आपका पूरा एजुकेशन वहीं से हुआ है, शायद हाँ, ग्रेजुएशन था तक। झारखंड। हम्म। उस वक्त तो दोनों एक था, पापा पुलिस में थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम रांची, जमशेदपुर, पटना, हम्म। दरभंगा, इन सब शहरों में, क्योंकि 3-3 साल की पोस्टिंग होती थी, तो किसी एक जगह टिक के पढ़ाई हुई नहीं। हम्म। तो स्कूलिंग तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पे हुई।
हम्म, और कॉलेज के टाइम में पटना आ गई थी तो पटना से किया। फिर उसके बाद शादी के बाद आगे की पढ़ाई हम्म, रशिया में हुई मेरी। तो ग्रेजुएशन मैंने वहीं से किया है, इंडिया से। और फिर उसके बाद फैशन डिजाइनिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन मॉस्को से। और इटली से मैंने मास्टर्स किया, पीएचडी किया है। जी जी तो अ, इसके अलावा वही फैशन डिजाइनिंग में और स्कल्पचर में, मॉडलिंग में रशिया से ही पढ़ाई की है, उसमें भी डिप्लोमा है। रशियन लैंग्वेज कोर्स किया है। तो मतलब पढ़ाई पढ़ाई तो मिक्स काफी है। ज्यादा आधी करी पढ़ाई इंडिया आपने, में सही हुई है, है। आधी पढ़ाई यहाँ पे हुई है, और Correct। अभी भी चली रही है पढ़ाई। जी, मुझे लग रहा है पीएचडी भी आपने अभी हाल ही में कंप्लीट किया है। 2 साल पहले जी की। जी। जी। तो मतलब इस वजह से आपको पीएचडी करनी थी कि आप साहित्य से जुड़ी हुई हैं? मुझे पढ़ने का हमेशा से शौक रहा है। और मेरे पेरेंट्स को बड़ा, शुरू में जब मैं छोटी थी तो उनको पहले तो पेरेंट्स डिसाइड करते थे आप क्या बनोगे। तो उनको बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मुझे चाहते थे कि इसका नाम डॉक्टर श्वेता सिंह हो। बट मैं आर्टिस्ट थी तो मैं डिजाइनिंग की तरफ चली गई, तो उनका एक सपना रह गया था। और बीच में जब मैं फिलोसफी पढ़ रही थी तो मुझे इतना ज्यादा हुआ कि नहीं, मुझे फिलोसफी में करनी है, आगे परसू करनी है। तो फिर उसके बाद मैंने पीएचडी की तरफ आगे बढ़े। आगे मतलब वो शुरुआत हुई थी कोविड के टाइम से। क्योंकि पहले तो आपको मन बनाना पड़ता है, पूरी तैयारी करनी पड़ती समय है, निकालना पर पड़ता है। टाइम लगा। हाँ, लेकिन आई थॉरली एंजॉयड। तो इनफैक्ट मैं तो फिर से एक बार और करना चाह रही हूँ, एक और डबल पीएचडी लेना चाह रही हूँ। तो इसका कुछ उपयोग है या बस मतलब आपको करना है और कर रही हैं? मतलब पढ़ाई और सरस्वती का आशीर्वाद तो कभी जाया जाता नहीं है। वो तो। पढ़ना तो अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए मैं पढ़ती हूँ। मैं किसी के कोई चीज अचीव करने के लिए नहीं पढ़ती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी चाहे स्कूल में थी, तो मैं बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट थी। मतलब मुझे ना पढ़ना अच्छा लगता था ना कुछ। मैं सारा टाइम बाहर खोई रहती थी, कुछ पेंट कर रही हूँ, कुछ ये कर रही हूँ। लेकिन अब मुझे वो सारी चीजें पढ़ने का शौक आया है। हिस्ट्री की स्टूडेंट थी तब मुझे ये बाबर अकबर बिल्कुल समझ नहीं आता था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इंडिया की हिस्ट्री। बट अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो अब मैं वापस से सारे हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, फिलोसफी पढ़ रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ। जो भी मुझे उस वक्त अच्छे नहीं लगते थे, अब मुझे वही अच्छे लग रहे हैं। वही मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। तो तो ये पीएचडी आपने किस स्पेशलाइजेशन से की है, गजलों से? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने किया है फिलोसफी, आर्ट एंड फिलोसफी पे किया है। ओके ओके। तो गजलें आपके मतलब गजलों की पढ़ाई फिर कहाँ से करती हैं आप? गजलों की पढ़ाई नहीं होती है, ये वही तो मैं बताया कि मैं आर्टिस्ट थी और गुनगुनाती हूँ, गाती हूँ। तो मीटर का नॉलेज है मुझे। हम्म। तो मीटर से सीखा, मैंने खुद से ही और ये सीखा खुद। उर्दू के जो शब्द हैं ये कहाँ से आते हैं? ये कॉलेज के टाइम से ही मुझे, जैसे पहले भी बताया कि मैं रेडियो से जुड़ी थी, थिएटर से जुड़ी थी। तो फिर वहां पे आपने ये सीखे लफ्ज, मतलब हाँ ये लफ्ज सीखा। और इस मुझे तरह के? अच्छा लगता था अच्छे अच्छे शायरों को सुनना, बहुत सुकून मिलता था। तो हम्म। एक होता है ना, आप लोगों को सुनते हैं, तो वहां से फिर एक इंटरेस्ट आया। तो बस ऐसे ही सिलसिला शुरू हो गया। क्या बात है। कुछ बहुत कोई कोई सुंदर। प्लानिंग नहीं होती लाइफ की, कोई प्लानिंग नहीं होती। लाइफ आपको हाथ नहीं, पकड़ के जिधर ले चलता है, बस आप चलते, जस्ट गो बस। विद द फ्लो। यस यस एग्जैक्टली। जी। तो क्या आपको लगता है कि आज की पीढ़ी गजल और शायरी में उतनी ही रुचि ले रही है जितनी पहले ली जाती थी? एक सेगमेंट है, डेफिनेटली है, जो पसंद करता है, जो कि जिसमें ठहराव है। ये सब डिपेंड करता है आपकी रूह कितनी ठहरी हुई है, आप कैसे इंसान हैं। आप में अगर बहुत ज्यादा चुलबुलापन है, हलचल है, आप एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हो, तो आपका जॉनर अलग होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं बाय बर्थ ही होते हैं, थोड़े से ठहरे हुए होते हैं, सोचने वाले होते हैं। तो इस तरीके की जो भी रूह है, इस तरीके के जो भी लोग हैं, और डेफिनेटली आज की जनरेशन में भी ऐसे लोग हैं, सोचने वाले लोग हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं। जी। इनफैक्ट मैं आज तो देखती हूँ कि ये जिस तरीके से सोचते हैं, हम इनकी उम्र में बिल्कुल नादान थे, कुछ नहीं सोच पाते थे सही उस उम्र बात से। है। तो है, ऐसे बच्चे भी हैं। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ कि गजल और नज्म की ऑडियंस नहीं है। आप इंडिया में कोई बड़े बड़े, आप जश्न रेख्ता जाके देख लो, वहां तो सिर्फ नए बच्चे और कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, और क्या एंजॉय करते हैं शेरो शायरी को। तो बताने का तरीका होना चाहिए, उनके समझ की चीज होनी चाहिए। हाँ, बहुत डिफिकल्ट, वो पुराने तरीके से बोलेंगे तो शायद आपको जनरेशन के साथ थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। बट है बहुत, मतलब। लगन होती है वो ऑटोमेटिक खींचे चले ही आते हैं। जी 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 बिल्कुल। जिनको वो चीज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि वो आ ही जाते हैं। हम्म, और धीरे धीरे चीजें समझने लगते हैं और उनकी पसंद उन्हें खींच ही लेती है। आप बिल्कुल जी सही कह रही हैं।
तो गजल और कविता में आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, दोनों में आपको क्या अंतर और सभ्यता महसूस होती है? दोनों बहुत अच्छी विधा है। हम्म। कोई किसी से कम नहीं है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते हैं। कविता हमारे यहाँ एक से एक महान कवि हुए हैं। हम उनको सुन रहे हैं। हमारी पूरी जो मतलब जो आप एक तरीके से देखिए, आध्यात्म हो या फिर जो भी बुक्स हैं हमारे, वो वेद हो पुराण हो, सब तो मतलब एक रिदम में ही चल रहा रिदम है। में ही है, दोहा हाँ, सोरठा ये तो सारी हाँ, चीजें रिदम में तो ही है। ये तो कब से चला आ रहा है, तो ये तो आप समझिए कि एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। तो कविता तो खैर, वो तो खैर कमाली दोनों चीज ही है। और अपनी एक कला गजल है। का, जी। जी, और गजल की भी अपनी एक दुनिया है। तो हम्म। दोनों अपनी जगह एक ही बात कर रहे हैं। बस यही है कि कविता में दोनों तरीके से हो सकता है। आप एक मीटर में बंध के भी बोल सकते हैं, आप फ्री फ्लो भी बात कर सकते हैं। गजल में एक मीटर में बंध के होना होता है। तो डिपेंड करता है आपके अंदर से क्या भाव आ रहे हैं। जब भी मैं लिखने बैठती हूँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं कलम उठा के आज मुझे कोई गजल लिखनी है। जो हम्म। थॉट आया, वो कैसा रूप ले रहा है, उस हिसाब से अगर कविता का रूप ले रहा है तो कविता में चली जाती हूँ। तो दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब है। क्या हुआ? तो की तो बेटी कोई हूँ। ऐसी कविता जो आपके दिल के बहुत करीब हो, हम आपसे सुनना चाहेंगे। जरूर, एक तो है जो मतलब बहुत दिल के करीब है। और बहुत सुकून से जब आप अकेले बैठे होते हैं और खुद से बातें करते हैं, तब जो थॉट आते हैं, मौन से जब आपको गुफ्तगू करना आ जाता है, तब जो एक शांति मिलती है, वो लगता है कि उससे अच्छा दोस्त कोई नहीं है। आपको दुनिया का कोई भी रिश्ता उस वक्त बहुत फीका लगता है। तो उससे जब मौन से गुफ्तगू करना सीखा था मैंने, तब एक कविता लिखी थी कि प्रकृति की वीणा पे बजती वो अनसुनी धुन। हम्म। प्रकृति की वीणा पे बजती वो अनसुनी धुन, बंद आंखों से देख तू बंद कानों से सुन। प्रकृति की वीणा पे वो बजती अनसुनी धुन, बंद आंखों से देख तू बंद कानों से सुन। परमात्मा कोई उपलब्धि नहीं, हमारा सहज स्वभाव है। परमात्मा कोई उपलब्धि नहीं, हमारा सहज स्वभाव है। अवचेतन मन में रहता वो अव्यक्त सा भाव है। अवचेतन मन में रहता वो अव्यक्त सा भाव है। वो भाव जो हमें शून्य के दायरे में लेकर जाता है। वो भाव जो हमें शून्य के दायरे में लेकर जाता है, हमारे भीतर के उस सूक्ष्म मैं से हमें मिलवाता है। वो भाव जो हमें शून्य के दायरे में लेकर जाता है, हमारे भीतर के उस सूक्ष्म मैं से हमें मिलवाता है। दिल में अंधकार भरे, बाहर कितने भी दीप जलाओगे। दिल में अंधकार भरे, बाहर कितने भी दीप जलाओगे, जुबानी इबादत से उस महबूब को बुला न पाओगे। जुबानी इबादत से उस महबूब को बुला न पाओगे। वो अलिफ रहता है वहां जिसे पाने का ख्वाब है। वो पाकीज़ा आशनाई मौन की फिजा में शादाब है। अंदर के अंधकार और मौन से क्यों लड़ते हो? अंदर के अंधकार और मौन से क्यों लड़ते हो? गहराई में उतर खुद से मिलने से क्यों डरते हो? हृदय तल पर कई नायाब गौहर बिखरे पड़े हैं। हृदय तल पर कई नायाब गौहर बिखरे पड़े हैं। जाने क्यों अब तलक हम किनारे पर ही खड़े हैं। ये आंखें ये आंखें तो सिर्फ हमें बाहर की राह दिखाती है। ये आंखें तो हमें सिर्फ बाहर की राह दिखाती है। तिलिस्मी दुनिया के झूठे मोह जाल में खो जाती है। भीतर की यात्रा हमें उस फिरदौस में पहुंचाएगी, जहां मैं उस परमात्मा के शफाक नूर में मिल जाएगी। जहन के बंद कमरों में चलो खुद को तलाश करें। बाहर की शोर से दूर अपने मौन से कुछ बात करें। क्या? बाहर की शोर से दूर अपने मौन से कुछ बात बहुत करें। सुंदर। मुझे एक चार लाइनें याद आ गई। जब मुझे ऐसा कुछ एहसास हुआ था, तो पहली जो चार लाइनें निकली थी मेरे कलम से, कि अब ना हो विचलित ऐ मन, पढ़े हैं तूने पाठ कई, हुए तुझे एहसास कई, न खुद को भूल न खुदा को भूल, रह गया तेरा घर बार कहीं। कभी हाँ, कभी मतलब ऐसी लाइनें जो हम नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी निकल आती हैं कि जैसे कह रहा हूँ कि रूह, मतलब जो खुदा है वो खुद आकर कहता है कि चल अब लिखना शुरू कर। अब हो गया, हाँ, बहुत पढ़ लिया तूने, बहुत सीख लिया, अब काम करना शुरू कर। अब छोड़ दे, जरूर। मतलब बहुत सारी झंझटें चल रही होती हैं इर्द गिर्द की। कभी आप किसी से रूठे हैं, कोई आपसे रूठा है, तो लगता है मनाना मानना सब बंद करना है, अब ये सब व्यर्थ है, अब हो गया जो होना था, अब सही किसी बात। और राह पे निकल। तो ये बिल्कुल सही, आपकी कविता में भी यही प्रदर्शित हुआ।
और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो शांत स्वभाव के गहरे तल से जो सागर से जो चीजें निकल रही हैं, ये बहुत ही अनमोल अनमोल है। और आपकी पुस्तकों में वो चीज झलकती है, आपकी गजलों में वो चीजें दिखाई देती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके अनुसार एक सफल साहित्यकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। कोई पैरामीटर तो होता नहीं है, जी। किसी भी फील्ड का कोई पैरामीटर फिक्स नहीं है। बिल्कुल। बहुत टैलेंट ओवर पावर होता है, और कहीं होता है कि मेहनत ओवर पावर होता है। किसी को आप देखेंगे कि टैलेंट कम है लेकिन उसने अपनी मेहनत से क्या कुछ नहीं अचीव कर लिया। किसी के पास होता है, उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, गॉड गिफ्टेड होता है। तो आई थिंक साहित्यकार होना कोई बन नहीं सकता, मुझे लगता है ये हो जाता है। ये आपको अगर शब्दों से प्यार है, अकेलापन, अकेले रह के अपने शब्दों से बात करना, उसको तराशना, उसको कविता में बांधना, कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने का हुनर आता है। अगर आप इंजॉय करते हैं अपनी कंपनी, शब्दों के साथ खेलना आपको पसंद है, तो आप मचते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। कोई बॉन्ड साहित्यकार नहीं होता है, सीखते। लोगों को सुनना चाहिए, जो बड़े हम्म, बड़े शायर हुए हैं, कवि हुए हैं, हम्म। उन्होंने किस थॉट से उस कविता को लिखी, किस थॉट से इस गजल को लिखी। तो जो आप उनका माइंडसेट समझने की कोशिश करेंगे, ये बहुत डीप बात है, बहुत आध्यात्मिक, बहुत दार्शनिक बात है कि कोई भी साहित्यकार जब तक डीप नहीं उतरेगा, वो अगर सिर्फ इश्क मोहब्बत ऊपर तुकबंदी करता रहेगा, तो वो कविता नहीं होती, वो साहित्यकार नहीं कहलाता है। वो ना गजल होती है ना कविता होती है। कविता तो वो होती है कि जो मतलब शब्दों में लिपटी हुई चीज सीधा आपके रूह पे अटैक करे, रूह पे पहुंचे, उसके बाद आपके मुंह से वाह निकले, तो ये होती है कविता। तो ये हुनर सीखना पड़ता है, पढ़ के सीखना पड़ता है, मेहनत करके सीखना पड़ता है। आप जितना पढ़ेंगे, जितना अच्छे लोगों को सुनेंगे, वही सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। किसी यूनिवर्सिटी में साहित्यकार बनाया नहीं जाता है, आपको बनना पड़ता है अपनी मेहनत से, पढ़ के, समझ के, खुद से ये बातें आपकी कर। रुचि आपको लेकर जाती है उस तरफ। एकदम एकदम बिल्कुल। ये आपकी रुचि जो है वो उस तरफ लेकर जाती है, और धीरे धीरे आप पहुंचते चले जाते हैं, और जितना डीप जाते चले जाते हैं उतने ही आप निखरते जाते हैं। वो कहते हैं कि रंगरेज जो है वो अपने रंग में रंग ही देता है उसे। तो एकदम। चाहे खुद हम कहते हैं कि भले ही उसने प्रेम मोहब्बत से शुरू की हो शायरी, लेकिन धीरे धीरे वो उसी रंग में रंगता है। अगर वो हाँ। कंटिन्यू चलता चला जाता है उसमें, तो वो यस। फाइनली उसी रंग में रंगता है, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं। बिल्कुल। जी। तो आज के दौर में सोशल मीडिया साहित्य के प्रचार प्रसार का एक प्रमुख माध्यम बन गया है, तो आप इसका किस प्रकार उपयोग करती हैं। ये बहुत अच्छा टूल है। मतलब आप सोशल मीडिया को की नेगेटिविटी अगर निकालने बैठे, तो फिर तो दुनिया में कोई भी चीज़ पॉजिटिव आपको लगेगी नहीं। ना हम परफेक्ट है, ना आप परफेक्ट है, तो सोशल मीडिया भी परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छाई है। ये एक माध्यम है जिसके थ्रू आप बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं रशिया में बैठी हूँ, आप सिंगापुर में बैठे हैं, हम कितने इजिली कनेक्ट हो गए। ये भी तो एक सोशल मीडिया का ही माध्यम। माध्यम। जी। तो आप उस राक्षस को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये एक एक होता है ना, बेलगाम घोड़ा है। हम्म। अगर आप उसके हिसाब से चलने लगेंगे तो आप खो जाएंगे। हम्म। उसको अपने हिसाब से चलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है, कुछ सोच आ रही है, कुछ समझना है, अब हम्म। आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं। इंटरनेट पे जाओ, टाइप करो, आपको 50 अलग अलग हम्म। राइटर्स के, और ये फिर या फिर कोई पॉडकास्ट मिल गया, तो आप वहां से सीख सकते हैं। तो आप सीख भी सकते हैं, बिगड़ भी सकते हैं। हम्म। तो सोशल मीडिया तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आपकी शायरी जो आपकी डायरी में बंद थी, वो पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। तो मैं तो अब ये आपको ब्लेसिंग। प्रकाशन की जरूरत नहीं है कि आप किसी प्रकाशक बिल्कुल के नहीं। पास जाए, पुस्तक प्रकाशन से छपवाए। पुस्तक तो अब सच पूछे तो 3-4 साल बाद या 10 साल बाद तो वो भी बंद हो जाएगा, सब कुछ इंटरनेट। सब डिजिटल माध्यम ही आज आ जाए। का किसी के पास समय नहीं है। इंटरनेट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, आप जाएं और लोगों को देखें। तो ये समय के साथ तो उनके साथ कदम मिला के नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है कि एक आग की तरह है, कि जैसे आप इसमें आग को कंट्रोल कर लें और आप उसे अपना नौकर बना लें, तो वो आपको बहुत फायदा देता है। अगर उसे एक वैसे ही छोड़ दें तो कहीं ना कहीं आप जल ही जाएंगे उसमें। तो बहुत अच्छी चीज है, और बहुत मतलब कंट्रोल लेबल रखने वाली चीज है। जी। वही, उसको लगाम आपको लगाना पड़ेगा। लगाम लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप किन साहित्यिक दिग्गजों से प्रभावित रही हैं। क्या कोई एक गजलकार ऐसे हैं जिनके जिनके बारे में आप बताना चाहेंगी, जिनको आप बहुत सुनती हैं, आपके आदर्श ऐसे हैं। सारे हैं, बहुत सारे। कॉलेज के टाइम में तो गालिब को बहुत सुनती थी मैं। फिर फैज अहमद फैज को सुना है, हम्म। महादेवी वर्मा। हम्म। फिर आपको दिनकर साहब को बहुत पढ़ा हम्म। है मैंने।
उसके अलावा मतलब एक होता है ना जो आपको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह सोचते हैं, तो मुझे परवीन शाकिर बड़ी, एक पाकिस्तान की बहुत ही फेमस शायरा हुई है परवीन शाकिर, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने कम समय में इतना कुछ लिख गई हैं और इतना डीप लिख के गई हैं, तो उनका जब भी सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बात जो कह रही है ना, ये मुझे बहुत रिलेट कर रहा है। कि रूह तो को मेरी, छू जाती है वो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई तो ऐसी परवीन, गजल उनकी जो आपको याद हो, 4 लाइनें। उनका एक शेर है कि वो तो खुशबू है हम्म। हवाओं में बिखर जाए, हम्म। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। छोटी सी बात लेकिन कितनी बड़ी बात कह गई। बड़ी बात तो कही। बिल्कुल, सही एक बात। बशीर बद्र का भी है कि हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा। तो जब भी हौसला चाहिए होता है तो इस टाइप के शेर सुनती हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं तो रैंडमली बहुत सारे लोग, ऐसे भी कोई नहीं है कि कोई राइटर, कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि जिनका नाम नहीं पता होता, वो ऐसा कुछ लिख के चले ठीक गए, बात। इंटरनेट से मुझे मिला। जैसे किसी ने एक, मैंने कहीं सुना था, वो मेरे एकदम दिल के में लग गया था कि अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, अगर वो पूछ गम है ले कि हमसे किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। सही सही क्या बात। कमाल लिख के गए। तो ऐसे ही अलग अलग, अलग अलग वो मैं बोलती हूँ, जाम पड़े हुए, आप जाओ उठाओ नशे में झूमो और बस। बिल्कुल, तो हर जगह मतलब हीरा पड़ा हुआ है, बस आपके देखने की देर है, और आपकी बस मतलब नजरिया वही। आपका सही होना चाहिए। हाँ। आप उस, जो भीड़ है सोशल मीडिया का, इसमें से आप कैसे चुन के मोती निकालते हैं, या फिर आपके पास क्या कलेक्शन है। बुक कलेक्शन, मैं बुक कलेक्शन करती हूँ। तो हम्म। जब भी बड़ी बड़ी किसी भी शायर की बुक्स ला करके अपनी लाइब्रेरी, भले पढ़ने का उतना मौका नहीं मिलता है, लेकिन वो हमेशा जब भी दिखता है मैंने कहा हम्म। ये मेरे कलेक्शन की चीज है, कभी ना कभी नंबर तो आएगा। हम्म। हम बुक नहीं ढूंढते, बुक हमें बुक पकड़ता है पढ़ने ये के लिए। शब्द हमें ढूंढ लेते हैं। और हाँ, सचमुच में शब्द, मैंने ये खुद अनुभव किया है कि आपकी नजर वहां पड़ ही जाएगी, जो शायद आपके प्रश्नों का सवाल जवाब होगा वो, और आप वही चाह रहे होंगे, आपकी फीलिंग के साथ वो मैच कर रहा होगा, और आप उसे पढ़कर बहुत सुकून पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट। आपके साथ जो वाइब्स होती है ब्रह्मांड की, वो जुड़ी हुई होती है, और वो भी लिंक कर रही होती है, तो ये शब्द हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जिन विषयों पर लेखन किया है, क्या वे आपकी व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित है या समाज का प्रतिबिंब है? कुछ देखा, कुछ दोनों सुना, है, कुछ उपजा। बिल्कुल। आप जब उसको देखते हैं, देखने से भी तो आप उसको फील करते हैं ना, महसूस करते हैं, जो चीज आपके साथ नहीं घटी है लेकिन हम्म। आपके, आप देखा कहीं पे, हम्म। तो उससे आपका मन भी व्यथित होता है, हम्म। आप डिस्टर्ब होते हैं, तो वो थॉट भी आपको बहुत इंस्पायर करता है। आई थिंक दोनों दोनों ने इंस्पायर किया। हम्म। कुछ तो आपकी पर्सनल जिंदगी, आपका माजी सिखाता है आपको, और साथ में आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आसपास के लोगों से जुड़े हुए हैं, उनका दर्द भी आपको बहुत इंस्पायर करता है, बहुत आपको सीखने को मिलता है। तो जब भी आपके दिल पे कोई बात लगती है, वो आपके, आपका पर्सनल हो या किसी को देख के व्यथित हो जाए आपका मन, तो वहां से इंस्पिरेशन आता है। तो दोनों ने इंस्पायर किया मुझे, दोनों से सीखा है मैंने, और दोनों के थ्रू ही जो जज्बात आपकी लेखनी में आता है, हम्म। तभी आता है जब आप उसको फील करते हैं। जब तक आप यहाँ फील नहीं करेंगे, आप उनको शब्दों में बांध ही नहीं सकते। अगर आप बिल्कुल। ऐसे कुछ भी उठा के बांध रहे हैं तो वो तुकबंदी होती है, वो बिल्कुल। साहित्य, वो मतलब कविता या गजल नहीं होती। बिल्कुल, लेखन तो पूरी तरह से दिल का मामला है। एकदम बिल्कुल। बिल्कुल। तो अच्छा, मैंने देखा है कि आप जो फिल्मों से भी जुड़ी रही हैं, कुछ कथाएं जो हैं आपने फिल्मों फिल्मों में परिवर्तित की हैं, तो ये कौन सा क्षेत्र था आपका जहाँ पर आप मतलब काम करती थी? मेरा यहाँ पे क्रिएटिव पैराडाइज के नाम से एक कंपनी है, जो कि यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर रशियन ऑडियंस तक पहुँचाता है। तो इसी के बैनर तले शॉर्ट फिल्में बनती हैं, प्रोडक्शन का काम होता है। तो हमने स्पेशली ऐसे ही सोचा कि ऐसी कहानियों को लेकर आए जो कि आपको सोचने पे मजबूर करे। सिर्फ वो आपने अगर अपने कीमती आधे घंटे, शॉर्ट फिल्में बनती हैं हम्म। इसमें, आधा घंटा दिया है तो आधे घंटे में हम आपको एक सोच के साथ वापस भेजें, कि आपने, आपको लगे कि हाँ आपका 30 मिनट जो है ना बर्बाद नहीं गया। तो कुछ ऐसी तीस बकवास बात। मिनट में 30 मिनट में आप मतलब क्या दिखाते हैं, मोरल क्या होता है उस स्टोरी का?
हर चीज से समाज से जुड़ी हुई बात होती है। कोई पुराना मतलब आर्ट फॉर्म हो गया, या फिर कोई व्यथा हो गई। जैसे हमारी पहली फिल्म जो हप्पन सांग वाला है, ये सांग आर्टिस्ट पे बनी थी हमारे यहाँ पहले। अब तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया। पहले तो गांव में नाटक होता था, सांग होता था, जिसमें मेल आर्टिस्ट लेडीज बन के स्टेज पे डांस करते थे, गाते थे, पूरा परफॉर्म करते थे। तो ये यूपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये सब एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर। लोकगीतों में ये चीजें देखी जाती थी। हम्म। जी जी जी। तो उसको लेकर के कि वो आर्टिस्ट एक समय उनका ओहदा कितना ऊंचा होता था। उस समय को शाहरुख खान हुआ करते थे। और हम्म। आज के दिन की क्या हालत है, उस आर्ट को कितना मतलब डिमीन नजरिए से देखा, उसको देखा जाता है कि ये कितना, ये मर्द मतलब पेंट वेंट करके स्टेज पे डांस कर रहा है, तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं आजकल। तो वो सारे आर्टिस्ट किस तरीके से डिप्रेशन में गए हैं, तो उसी पे बेस्ड एक छोटी सी स्टोरी है। और राजेंद्र गुप्ता जी जो कि हम्म। लगान में भी थे, बहुत जी। ही फेमस आर्टिस्ट है, वो हाँ। उसके मेन लीड है। तो हाँ। उन्होंने इतनी बखूबी से इस कैरेक्टर को निभाया है कि एक सांग आर्टिस्ट अकेले रह रहा है, बच्चे चले गए हैं शहरों में, और हम्म। अकेले रहते हुए भी दुनिया को दिखाने नहीं रहा है कि वो कितना डिप्रेस है। लेकिन हम्म। 24 घंटे अपने माजी में खोया हुआ है, वही सांग में, और ये सब अपने कपड़े देखता है, अपनी ज्वेलरीज देखता है। तो हम्म। उसका पोता आता है हॉलिडे पे गांव, और फिर जब उसने दादा को देखा तो उसको समझ में आया कि दादा बहुत डिप्रेस है। तो फिर कैसे इन दोनों की छोटे, आप वापस से सांग शुरू करो तो अब कौन देखेगा। तो बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी स्टोरी, और कैसे अपने दादाजी को डिप्रेशन से निकालता है। तो जी। बेस वही बना करके इस टाइप से एक छोटी सी मतलब इमोशनल स्टोरी बनाई। और ये जी। फिल्म बहुत पसंद की गई। इसका प्रीमियम हुआ था कांस फिल्म फेस्टिवल में, हम्म। और उसके बाद अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में अभी भी जा रही है, घूम रही है, और हम्म। पसंद की जा रही है। तो हमारा और आगे भी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, हम्म। किसी न किसी सोशल कॉज को लेके कुछ अच्छा मैसेज के साथ, हम्म। नीट एंड क्लीन, जो कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, इस टाइप की फिल्में बन रही ये आपके सांग से मुझे याद आया कि ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं भारत की जो लुप्त होती जा रही हैं, जिन्हें मौका नहीं मिल रहा है। जैसे आप कठपुतली नचाना अगर आप देखें तो ये एक बहुत सुंदर कला है। जो हैं। जानते हैं वही कर सकते हैं, हर कोई कर नहीं पाता है इसे। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है कि वो आकर फिल्मों में इस कला को दिखाएं। कुछ ही हैं जो शायद आ भी पाते होंगे, लेकिन इनको इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता। तो बहुत अच्छा कार्य आप ये कर रही हैं। तो अभी भी ये कार्य चल रहा है या? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी और कौन कौन सी कलाओं के ऊपर इस तरह से आपने निकल? अभी अभी मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जैसे एक टॉपिक लिया वैसे कुछ हो सकता है, बिल्कुल ही अलग जॉनर पे। जैसे मैं रशिया में हूँ, हम्म। तो रशियन इंडियन कल्चर को मिला के कुछ सोशल इश्यूज पे, या फिर कुछ इमोशनल ह्यूमन इमोशंस पे हम्म। बेस बातें चल रही हैं। अभी तो फ्लोर पे आई नहीं है, बातें चल रही हैं। हम्म। तो ऐसे ही जो भी आएगी कुछ ना कुछ मैसेज के साथ ही आएगी। तो ये काम हर तो भाषा में होती है या एक भाषा में, हिंदी में? अभी तो हमने टारगेट हिंदी में ही रखा है, हम्म। लेकिन आगे जब प्रोडक्शन होगा रशिया में, हम्म। तो रशियन में भी करेंगे। तो सब टाइटल या फिर देखते हैं उसको कैसे वर्कआउट, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा प्रोजेक्ट, फिर उसी हिसाब से फिर हम डिसाइड तो करें। इसमें मतलब आपके जो फाइनेंस है वो कहाँ से आता है? मैं प्रोड्यूसर हूँ खुद, मेरा खुद का काम है, और मतलब फैशन ब्रांड है मेरा, श्वेता स्टाइल के नाम से। तो मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं ली, ये सब पूरी मेरी गाड़ी कमाई है। और उसको मैं अपने अपने शौक पे वाह, और अपने ये जो भी मैं करना चाहती हूँ उस पे कर रही हूँ। तो इसके प्रोड्यूसर, फाइनेंसर सब मैं ही हूँ, सब कुछ क्या मैं बात कर है। रही हूँ। तो ये कहाँ से आपको ऐसे सूझा कि मतलब ये करना चाहिए? कैसे दिल से एक आवाज निकली कि इन पर काम? ये जो आर्टिस्ट होते हैं, आप लिख रहे हो, आप स्कल्पचर बना रहे हो, मैं स्कल्पचर आर्टिस्ट भी हूँ, पेंटिंग कर रही हूँ, लेकिन एक होता है कैनवस पे उस चीज को उतारना, दुनिया के सामने लाना। तो वो ही मुझे लगता है उसको करवाना था मेरे से। तो मैं मुंबई मुशायरे के लिए गई थी, तो वहां पे मुलाकात हुई, मेरे जैसे ही लाइट माइंडेड लोगों से मुलाकात हुई, ये थॉट शेयर किया, उसके बाद फिर बात बन गई, और फिर हमने कहा कि चलो इस पे भी ट्राई करते हैं। और बहुत खुशी हुई देख करके कि मतलब आप इमोशन को पर्दे पे दिखा रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, जो आप उसको कविता में उतारते हैं या फिर उसको पेंटिंग में उतारते हैं, उसको उस मैसेज के साथ प्यार से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये माध्यम तो आपको पता ही है कि सबसे सशक्त माध्यम है। सशक्त तो माध्यम। जी। बिल्कुल, तो फिर मैंने कहा इस पे भी ट्राई किया जाए, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब अच्छा रहा। पहले मतलब अभी तक तो बहुत प्यार मिल रहा है, होपफुली आगे भी लोग पसंद करें इनको। आगे भी लोग पसंद करेंगे, जिनको जानना है, जो मतलब इन चीजों से जुड़े हुए हैं।
आर्ट से, वो तो डेफिनेटली आएंगे ही इस क्षेत्र में और वो देखेंगे आपकी फिल्में। अगर आप ऐसा कुछ बनाती हैं तो आप कृपया हमें भी भेजें, ताकि हम अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकें उसे, सिंगापुर में भी इन चीज़ों को बता सकें। क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ड्रामा करते हैं, मीन्स हम्म। ड्रामा में पार्ट लेते हैं, अपनी जॉब भी करते हैं, प्लस वो अपने पैशन को भी पूरा करते हैं। तो ऐसा एक बहुत बड़ा समूह है। तो जी। वो इस मतलब इसमें काम करना चाह रहे हैं कि जैसे हिंदी के ऊपर स्पेशली बहुत सारे ड्रामा बनते हैं, अलग अलग इसमें बनते हैं, लैंग्वेजेस में बनते हैं। तो हमें अपनी हिंदी को लेकर बनाना है। फिर वो ऐसे ही कुछ चीज बताते हैं कि एक आर्ट मतलब आप जब बहुत सक्सेस होते हो तो कैसे होता है, कैसे होती है आपकी लाइफ, और जब आप सक्सेस नहीं होते हो तो किस तरह की जिंदगी होती है। तो रूबरू करवाना लोगों को उन फीलिंग्स से जो बहुत ही मतलब छुपी हुई होती हैं शायद, कुछ लोग महसूस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी महसूस कर पाते हैं। तो उन सारी भावनाओं से रूबरू वो करवाते हैं अपने नाटक के माध्यम से। तो बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि आप अपने शौक पूरे करें अपने पैसों से, तो यहाँ पर भी लोग ऐसे दीवाने हैं कि जो अपना पैसा खुद उसमें लगाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हम जो दिखाना चाहते हैं आप बस देखिए, हमारे लिए उतना काफी है। नारी विमर्श पर आपका दृष्टिकोण क्या है, और क्या आपके लेखन में इसका कोई विशेष स्थान है? नारी विमर्श, मुझे लगता है बातें बहुत हो गई हैं, बहुत जरूरत से ज्यादा सिर्फ बातें हुई हैं। वो हम्म। दिवस मनाया जाता है, सेमिनार्स होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, दुर्गा से कंपेयर करते हैं, हम नारी की पूजा करते हैं। बट आज जब धरातल पर, रियलिटी के धरातल पर उतरते हैं तो बिल्कुल कहानी अलग मिलती है। तो अगर आप बैठ के सोचें तो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ी, अगर किसी पे दोष दिया जाए तो नारी पे ही देना चाहिए। क्योंकि आप अपना खुद ही सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे से डिमांड क्यों कर रहे हैं कि वो मेरा सम्मान करे? पहले आप अपनी नजरों में तो ऊपर उठे, शीशे में देख करके बोले तो क्या, आई एम प्राउड ऑफ यू। जब आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे अपने, ठीक है हर आदमी टैलेंटेड नहीं होता है, कोई किसी के पास, सबने मेहनत की है, किसी को कुकिंग आती है, ये कितना बड़ा टैलेंट है, आप लोगों को खिला रहे हैं, आप अन्नपूर्णा है। जी बिल्कुल। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सरस्वती हैं। सरस्वती। आप घर चला रहे हैं, सब बाहर जाके लोगों से लड़ रहे हैं घर के लिए, दुर्गा है। तो आप अपनी शक्ति को पहचाने। जी तो मैं तो वही बोलती हूँ कि नारी विमर्श पे लिखना और ये नारी तुम अबला हो, ये मैं सॉरी टू से बट मैं ये इस चीज को बिलीव नहीं करती हूँ। मैंने कहा पहले तुम अपने लिए क्यों अबला हो, बोल क्यों रहे हो अबला? ये बिल्कुल। वर्ड्स जो होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं। हम्म। आप जैसा बोलते हैं आप वैसे बन अब जाते पैसे हैं। बन जाते हैं, सही बात है। तो वर्ड्स आप बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से निकाला करें, क्योंकि यूनिवर्स में अगर गया तो वो वो मरेगा नहीं, उससे कभी आपको वापस आएगा। बिल्कुल 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 सही। अगर आपने बोला कि मैं आई एम नॉट वर्थ इट, तो ये वर्ड यूनिवर्स में गया ही नहीं। कहता है ठीक है। अगर आप बोलो कि कैश। आई लव माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट, मतलब मैं अपने से प्यार करती हूँ, ये वर्ड आपको और दुगुना पावर दे के आएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल सही इसलिए ये बात। नारी विमर्श और ये सब जब टॉपिक होता है, आप नारी पे टॉपिक लिखो का या मतलब अब लोग इस पर ना लिख करके, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र पे लिखना जरूरी है। हर नारी क्षेत्र विमर्श में। तब था जब जबरदस्ती की जाती थी, जैसे राजा राम मोहन राय जी जो थे, उस समय उन्होंने देखा और उस चीज पर कार्य किया, और वो वहां से मतलब नारियों को बाहर निकालने की, भाई सती जबरदस्ती उन्हें ना जलाया जाए, उन्हें ना किया जाए। जी लेकिन आज का समय अब अलग है। अब जी ना कि सिर्फ नारी विमर्श, मुझे लगता है पुरुष विमर्श भी लिखने की जरूरत है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। राइट, बहुत जगह मैं ऐसा है। लिखती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ जोश की बातें लिखती हूँ कि तुम अपने आप को कम मत समझो, मतलब बिल्कुल। डिमांड नहीं करो कमजोर ना लोगों से, आप रहो, घर चाहे आप देखिए। पुरुष हो या नारी हो, अपनी हाँ, कमजोरियों मैं, से बाहर निकले। हमारे लिए अगर बाहर से आके पैसे कमा के लाते हैं तो हम उनको घर बना के देते हैं, हम्म। हम कोई छोटा काम नहीं कर रहे हैं। हम्म। तो आप अगर उसको ऐसे देखोगे कि हाँ आप ही सब कुछ हो, चाहे इसमें मतलब बराबर का, आप ऐसे ऐसे भी पुरुष वर्ग है जो कि अपनी पत्नी को दोस्त मानता है। मैं हम्म। एम सो लकी, मैं अब मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने ही मुझे निखारा। मैं बहुत सहमी हुई सी लड़की थी, जब शादी होके आई थी बहुत सहमी हुई थी, तो मुझे हौसला दिया कि तुम्हें इतना टैलेंट है, तुम बहुत कुछ कर सकती हो, निकलो घर से बाहर। तो जब आपका पार्टनर आपको इतना सपोर्ट करे, फैमिली इतनी सपोर्टिव हो, तो फिर आपको तो लगेगा ना कि आप अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ, उनको प्राउड फील कराओ। तो मैं, बिल्कुल। मेरे लिए, मैं जो भी अचीव करती हूँ, मेरे लिए होता है कि मेरे हस्बैंड को प्राउड फील कराओ, एंड सो प्राउड ऑफ मी। तो क्योंकि मैं अपना सम्मान करती हूँ, मैं, वो बच्चे छोटे भी हो तो मुझे मेरा मी टाइम चाहिए था कि अभी मेरा ठीक है, मुझे म्यूजिक सुनना है, आधे घंटे प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। हम्म। अभी मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, प्लीज ये मेरा मी टाइम है, अब
कैसे होगा घर, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। तो आप जब तक अपना स्पेस नहीं मांगेंगे, अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे, लोगों के सामने दिखाएंगे नहीं कि हाँ आपको भूख लगी है तो आप घर को खिला के तब खा रहे हैं, चीजों को भूख प्रायोरिटी लगी है नहीं तो आप दी। उसी वक्त खाइए। आप बिल्कुल। ये नहीं कि आप किसी को नहीं खिलाइएगा, तो इसमें आप गिल्ट फील ना करें अपने आप को नरिश करने के लिए, उसके लिए गिल्ट नहीं फील होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं सही। बहुत बिल्कुल अलग थॉट रखती हूँ। तो दीदी लिखा है पूरी मैंने तरह जैसे से कि सहमत हूँ मैं इस बात से। एक गजल लिखी थी हम्म। इसी पे कि जी, तुम बताइए। किसी भी हाल में कमतर नहीं हो, हम्म। किसी भी हाल में कमतर नहीं हो तुम गौहर कोई पत्थर नहीं हो, हम्म। किसी भी हाल में कमतर नहीं हो तुम गौहर कोई पत्थर नहीं हो, तुम्हारा रंग है यकता जहां में, अलग यूनिक, तुम्हारा रंग है यकता जहां में, सभी रंगों का तुम महवर नहीं हो, सभी रंगों का तुम महवर नहीं हो, और शफक बनकर चमक जाओ उफक में, शफक बनकर चमक जाओ उफक में, किसी का डूबता मंजर नहीं हो, क्या बात। किसी का डूबता मंजर नहीं हो, और तुम्हारा मूल शक्ति से बना है, पहचानो इस चीज को, तुम्हारा मूल शक्ति से बना है, फकत तुम भोग का पैकर नहीं, फकत तुम भोग का पैकर नहीं हो, तुम बिल्कुल। अपने आप में तलवार सी हो, तुम अपने आप में तलवार सी हो, किसी के हाथ का खंजर नहीं हो, किसी के हाथ का खंजर नहीं हो। ऐसे ही बहुत लंबी सी गजल क्या है, बट बात। आपने बहुत बहुत जगह खूबसूरत, बहुत सुंदर। और सचमुच में यही है, एक परिवार में हर किसी को इन चीजों की जरूरत होती है। जैसे आपने बताया कि हस्बैंड सपोर्टिव है, तो हस्बैंड के लिए भी हम सपोर्टिव होते हैं। हमें करना पड़ता है, उन्हें भी जरूरत होती है कि कोई उन्हें मोटिवेट करे, कोई उन पर उन्हें देखे, उनकी वाहवाही करे जब वो कभी आगे बढ़े। आप बच्चों को उनकी भी अर्धांगिनी जरूरत। न बने, उनकी दोस्त बने। बिल्कुल दोस्ती में बिल्कुल। ना बहुत लंबा चलता है ये रिश्ता, क्योंकि आप अपनी दिल की बात बोलते हैं, वो अपने दिल की बात बोलते हैं। अगर ऑफिस से आने के बाद दो आदमी बैठ के आपस में इस तरीके का कन्वर्सेशन करें तो एक हेल्दी माहौल होता है, उस हेल्दी माहौल में बच्चे भी बहुत अच्छे बिल्कुल से बिल्कुल। नरिश होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। और बच्चे चाहते हैं ऐसे कि मम्मी पापा आपस में प्यार से रहें। कभी भी आप अगर एग्जैक्टली। गौर से देखें, और बच्चों को भी इन चीजों की जरूरत होती है कि माँ उन्हें, माता पिता उन्हें अप्रिसिएट करें। और जहां पर भी इन चीजों की लैकिंग होती है, जिसके साथ भी लैकिंग होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मतलब अपने आप को थोड़ी सी हीन भावना से देखने लगता है। तो हाँ नहीं, और मैंने तो देखा है ज्यादातर इंडिया में कि औरत की दुश्मन औरत ही होती है। वो तो है। घर के बड़ों को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि बहू ने क्या खाया क्या पहना, वो कहाँ जा रही है। घर में जो उनकी जो बाकी जो लेडीज होंगी उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप एक दूसरे का संबल बनने की जगह आप एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, फिर आप डिमांड करते हैं दूसरी मतलब पुरुष जाति से कि आप हमारा सम्मान करें। आप अपना तो सम्मान करें, आप अपने में तो यूनिटी लाएं। करेक्ट तो ये करेक्ट। बड़ी विडंबना है। तो सही ऐसे सही। बातें बहुत होती है और काम कुछ नहीं हो रहा है। काम नहीं हो रहा, सही बात है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली वही चीज है कि जिस तरह का पहले का माहौल रहा है, अगर आप देखें कि जब भी नारी मतलब एक लेडीज को बहुत सपोर्ट मिला है, वो आगे गई है। अब रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, उस समय के जमाने में जब उन्हें सभी का सपोर्ट मिला और वो जिस तरह से खड़ी हुई, उन्होंने हर चीज संभाल ली। तो अगर औरतें औरतों का सपोर्ट करें और घर में सभी सपोर्ट करें एक दूसरे का, तो घर कहीं से कहीं पहुंच सकता है। जो उनकी बिल्कुल सक्सेस का पैरामीटर है, वो इसी पर डिसाइड होता है। जी। सही। तो आप मुझे ये बताएं कि आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, जो साहित्य से जुड़ना चाहें, जो चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई संदेश है आपके, आपकी तरफ से? मैं तो बस ये बोलूंगी, पढ़िए, हम्म। जितना हो सकता है अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़िए, जी। उनके जज्बात समझने की कोशिश करिए, अकेले वक्त बिताने की कोशिश करिए, शब्दों से दोस्ती करिए। और ये एक ऐसा सागर है, इसमें अगर डूबेंगे तो आप एक से एक गौहर निकाल के ला सकते हैं, मोतियां निकाल के ला सकते हैं। तो एक बार साहित्य से प्यार करके देखिए, पोइट्री से प्यार करके देखिए, क्योंकि कम शब्दों में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। अगर एक शब्द भी, अगर मान लो किसी का एक एक पंक्ति पकड़ लिया आपने, उस पर अगर सोचने बैठो तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप उसको कितनी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं युवा पीढ़ी को ये बोलूंगी कि सोशल मीडिया के तामझाम से दूर थोड़ा निकल के, मैं ये नहीं बोल रही हूँ न्यू जनरेशन की सोच अलग है, लेकिन इसमें भी आप अगर थोड़ा ठहराव ला पाए और किताबों से दोस्ती कर पाए और जज्बातों से दोस्ती कर पाए, रूह से जुड़ने की कोशिश करें, तो बहुत ये अलग ही दुनिया है, बहुत ही नशीली दुनिया है, बहुत जी, मजा जी, आएगा। इसमें एक अलग ही डोपामिन रिलीज होता है आपके हाँ दिमाग यार। में। जी। तो आपकी आगे की योजनाएं क्या हैं? जैसे आपने बताया कि आप एजुकेशन और एजुकेशन करना चाहती हैं, तो इसके साथ भी और कुछ, जैसे आप फिल्में भी अभी और बना रही हैं, और लिखने का जो है तो वो आपका चल ही रहा है, इसके अलावा और आप क्या करना चाहती हैं?
मैं जिधर रास्ता मिल जाए, मैं कुछ, मेरी कोई प्लानिंग नहीं होती, मेरी कल की भी कोई प्लानिंग नहीं होती है। जो काम कर रही हूँ पूरे ईमानदारी से कर रही हूँ। श्वेता स्टाइल के नाम से मेरी कंपनी है, जो कि फैशन डिजाइनर हो, तो फैशन ब्रांड है मेरा, तो उस पे फोकस करती हूँ, उस पे उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लस जितना हो सकता है लिखने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा बस मैं चाह रही हूँ कि सोलो ट्रैवलिंग मैंने शुरू की है 2-3 साल पहले। तो अकेले बस बैकपैक लेती हूँ और निकल जाती हूँ। अकेले मतलब एक से एक जगह है दुनिया में देखने को, जाने को, उठाओ बैकपैक जाओ, शांति में बैठ के नेचर से जुड़ो। क्या? तो वो मेरा आजकल बहुत पैशन है, और मैं ये करती रहती हूँ। साल में 2-3 ट्रिप तो मेरा सोलो ट्रैवलिंग का होता है। बस कहीं भी चले जाओ, अपना बैठे हो शांति से, कोई तामझाम नहीं, कोई 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, एकदम जो जैसे वहाँ के लोकल्स रहते हैं वैसे। सोलो ट्रैवलिंग भी बहुत मुश्किल है, ये बहुत दम थोड़ा है। तारी से निकलना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल। फिर भी। हम्म, बट मुझे लगता है कि आप अगर सच्ची नीयत से निकलते हैं ना, तो सब कुछ ऊपर वाला अलाइन कर देता है, वैसे ही लोग मिलते जाते हैं। बिल्कुल। तो बस वही अपने काम पे फोकस करना है, और अपने साथ थोड़ा और वक्त बिताना है, ट्रैवलिंग करनी ये है। फैशन डिजाइनिंग जो आपने मुझे बताया, तो इसमें आप किस तरह की डिजाइनिंग करती हैं, मतलब कपड़ों की डिजाइनिंग? जी, मैं मतलब बेसिकली मेरी डिग्री है, डिज़ाइनिंग की डिग्री है, फैशन डिज़ाइनिंग की। तो वहाँ यहाँ आने के बाद मैंने इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया। तो कंटेम्प्रेरी इंडियन, क्योंकि इंडिया से हूँ तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इंडियन ज्वेलरी, कपड़े, जो भी आर्ट फॉर्म है उसको यहाँ के रशियन ऑडियंस तक लाती हूँ। अभी तो स्टाइलिंग कर रही हूँ अलग अलग सेलिब्रिटीज़ का। कोई फोटोशूट होता है तो मैं वहाँ पे स्टाइलिंग का काम करती हूँ। कोई फिल्म प्रोडक्शन चल रहा है, उसमें इंडियन कपड़े चाहिए, क्योंकि इंडिया से दूर इतना सारा कुछ लाना मुश्किल होता है लोगों को। इंडिया में साउथ से बहुत सारी फिल्में बनने आती हैं, तो मतलब इस तरीके का काम होता है यहाँ के लोगों तक। मिक्स मतलब बिल्कुल वो ट्रेडिशनल हमारा साड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पहन नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसा लाने की साड़ियों को कोशिश भी करती किसी हूँ और जिसमें कि फॉर्म में आप बनाती हैं? हाँ हाँ, थोड़ा मतलब इंडियन टच भी हो, और वेस्टर्न वेयर की तरफ भी उसको यूज किया जा सके। तो हम्म। इस टाइप का प्रोडक्शन होता है, और सेल करती हूँ मैं इसका किस ज्वेलरी। तरह का मार्केट है वहाँ पे? अच्छा मार्केट है, बहुत पसंद करते हैं। जी। और बहुत लाउड, जैसे हमारे यहाँ बहुत कलर्स बहुत ज्यादा होता है ना, जैसे जैसे मैंने अभी पहना हुआ है, आपने पहना, इतना डार्क और इतना मतलब ब्राइट कलर्स नहीं, इनको सटल कलर चाहिए, थोड़ा पेस्टल कलर चाहिए। तो इस टाइप के ड्रेसेस करने की कोशिश करती हैं, जो डे बाय डे ये लोग पहन सके। तो फैक्ट्री, और हाँ, इंडिया की फैक्ट्री से ही बनवाते हैं, मतलब डिजाइन तो आपका होता है? इंडिया से डिजाइन मेरा होता है, इंडिया से बन के आता है, और यहाँ पे मैं उसको अलग अलग अलाउड जो करते भी, हाँ, अलाउ करते हैं जी। हैं? ओके। क्या बात है। ऑनलाइन ही हो रहा है। ज्वेलरी भी कहाँ से बनती है, मतलब फैक्ट्रीज कहाँ सब पर? सब ज्वेलरी डिजाइन करके मैं यहाँ से भेजती हूँ, इंडिया से बन के आती है। हाँ। और फिर यहाँ पे भी, उसमें भी थोड़ा बहुत जो यहाँ का जो आर्ट है उसको भी इंक्लाइन करने की कोशिश करती हूँ। तो बस तो इंडिया इसकी को यहाँ कॉस्ट है वो पूरी निकल आती है, ऐसा तो नहीं मतलब कि जैसे लोग पसंद करते हैं तो खरीद, इतने ग्राहक बाय द नहीं ग्रेस आते हैं, ऑफ गॉड, कस्टमर्स मिल जाते हैं? जितना भी, जितना कॉस्ट लगता है सब अच्छे से निकल जाता है, सब लोग पसंद कर रहे हैं। और मैं भी मतलब बहुत कोई ऐसा हाई रेंज का नहीं लाती हूँ कि आम पब्लिक अफोर्ड ना कर पाए। तो मेरे जो टारगेट ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो मिडिल क्लास है, तो उनके हिसाब से मैं लेके आती हूँ, तो बल्क में निकलता है। जी। तो तो ये आप अभी अपने ही मतलब क्षेत्र में कर रहे हैं, इसके अलावा और कहीं आपके ऐसा नहीं है कि फ्रेंचाइजी दी हुई हो या कुछ कहीं किसी और अभी तो कंट्री? रशिया की मार्केट में ही है। अभी अच्छा। इंडिया से लाती हूँ, श्वेता स्टाइल के नाम से ब्रांड है। और अभी रशिया का, यहाँ का मार्केट ही इतना बड़ा है कि अभी मैं इसी को समेट नहीं पा रही हूँ। और इतना कुछ उसके साथ भी करना है, लिखना भी है, और वही प्रोडक्शन वही भी। मेरा दूसरा सवाल यही था कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग भी अपने आप में पूरा समय लेने वाला एक व्यवसाय है। और इसके अलावा फिर आप किताबें भी लिखती हैं, प्लस आप सोलो ट्रिप तो चले ठीक है, छुट्टियां निकाली, हफ्ते 2 हफ्ते की और चले गए, वो मैनेज कर लिया, घर भी मैनेज करना है, तो काफी सारी चीजें अलाइन है, और इवन मूवीज भी आप बनाती हैं। तो आपको मैनेज करना आना चाहिए। आप बस एक हम्म, बार देखते रहो कहाँ पे क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, बीच बीच में जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहो। हम्म, तो आई एम लकी कि मुझे स्टाफ बहुत अच्छे मिले, और सब होता जाता है आप जैसा प्लान। ये नहीं है कि आपको एक काम करने के लिए दूसरा काम रोकना पड़ेगा, सब चलता रहता है। आपको 24 घंटे रहने की जरूरत नहीं, मैनेज करना आना चाहिए। तो बस मैनेज होता रहा, हो रहा है, आगे भी होता ही रहेगा। आप बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। जी। और कोशिश कर। मल्टीटास्किंग भी। तो अंत में आप क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए अपनी कोई पसंदीदा गजल या पंक्ति सुनाना चाहेंगी जो आपके दिल के बहुत करीब है?
ऐसे तो मेरी जो भी मैंने लिखा है सब मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन चलिए एक एक गजल है, तरन्नुम में सुनाती हूँ जी फिर आपकी बिल्कुल ओर। बिल्कुल, स्वागत है। आप शामिल हैं जानिसारों में, आप शामिल हैं जानिसारों में, कैसे गिन लेती मैं हजारों में, आप शामिल हैं जानिसारों में, कैसे गिन लेती मैं हजारों में, आप शामिल हैं जानिसारों में। इसका शेर देखें। देखिए किस पे हो करम उनका, देखिए किस पे हो करम उनका, मुंतजिर हम भी हैं कतारों में, मुंतजिर हम भी हैं कतारों में, कैसे गिन लेती मैं हजारों में, आप शामिल हैं जानिसारों में। एक और शेर। तेरे दर पर हुजूम हाजिर है, तेरे दर पर हुजूम हाजिर है, कुछ सुकून बांट बेकरारों में, कुछ सुकून बांट बेकरारों में, कैसे गिन लेती मैं हजारों में, आप शामिल हैं जानिसारों में। मक्ती का शेर। मुझको कम तर नहीं समझना तुम, मुझको कम तर नहीं समझना तुम, ये उमा भी है शहसवारों में, ये उमा भी है शहसवारों में, कैसे गिन लेती मैं हजारों में, आप शामिल हैं जानिसारों में। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। एक तो आपकी आवाज एकदम दिल को छूती है, और आपके ये शब्द भी ऐसा लगता है कोई बहुत खजाना खोल रहे हैं। हर एक लाइन के बाद जब वो मेन चीज जब निकल कर आती है तो ऐसा लगता है कि कुछ खुल गया, कुछ खजाना सा दिख गया। जी, बहुत खूबसूरत उमा जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमारा ये कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम चरण पर है, और अब हमारे वीएसएस संस्थान के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, पूरी दुनिया से साहित्यकारों को जोड़ रहे हैं, उनकी बातें अपने ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा काम है। साहित्य ऐसी चीज है कि वो एक पुल का काम करती है, और आप बहुत सही काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप सेवा करती रहें और दुनिया को जोड़ती रहें, और मैं आपकी संस्था को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे ही आप ये जो शबाब का काम कर रहे हैं आगे भी करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जो किताब अभी रिलीज हो रही है, आज या कल रिलीज हो रही है, नहीं, कल मैं इंडिया जा रही हूँ उसके लिए। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी यात्रा के लिए। आप भारत जाएं, अपनी किताब छपवाएं, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे मैं एक अपने दिल की बात बताना चाहूंगी कि ऐसे लगा कि जैसे कोई रूहानी मुलाकात हुई है।
आपके अंदर का ठहराव देखकर, आपके बात करने का तरीका, आपका व्यक्तित्व जो है वो कहीं ना कहीं एक लाइट से जोड़ता है, जो मैंने अनुभव किया है अभी जस्ट इन 30 मिनट या 45 मिनटों में। तो ये आपकी, आपने अपने आप को बहुत निखारा है। और ऐसे ही खुद से जुड़िए और खुदा से जुड़े रहिए, और साहित्य के जगत में आप अपना नाम करते रहिए। आप हमारी मंच तक आए, हमारे सौभाग्य की बात है, और बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका भी मुझे बुलाने के लिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।